करें। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। करनाल की आवाम के लिए साधना टंडन एक बहुत ही अहमियत रखता है। फ्री हो गया है, ये करप्शन खत्म हो गया है, सबसे बड़ा बदलाव ये देख रहे हैं। लोग जो हैं बीमार होकर हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं, उनकी हालत देखें। अगर वो ना होता तो मेरे ख्याल में हमारी बेरोजगारी का ये आलम था कि लोग बोलते ना बजट ढक पे है। तो हम इलाके के साथ खुशी हो गमी हो, हम यहाँ से भागे नहीं, हम यहाँ से किसी जगह गए नहीं। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रूबरू और मैं हूं प्रोग्राम की होस्ट यास्मीन मंजूर। नाजरीन, आज हमारी टीम ने दौरा किया है टंगडार के इलाके का। टंगडार का इलाका जिला कुपवारा से 67 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है और ये इलाका एलओसी के बिल्कुल करीब है। नाजरीन, आपको बता दूं, टंगडार के इलाके में पहले इन्फिल्ट्रेशन और सीज फायर वायलेशंस बहुत हुआ करती थी, लेकिन माना जाता है कि कई सालों से सीज फायर वायलेशन में, इन्फिल्ट्रेशन में काफी हद तक कमी रोनमा वाक़ा हुई है। आइए नाजरीन, टंगडार के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे यहाँ के बदलते हालात। नाजरीन, मेरा पहला सवाल रहेगा डेवलपमेंट को लेकर। डेवलपमेंट की जहां बात करते हैं तो टंगडार में क्या कुछ बदलाव आया है और क्या कुछ करना बाकी है? मैं डेवलपमेंट के बारे में कहूंगा कि काफी अरसा से हमारी एक डिमांड चली आई है, जो दरियाना डिमांड है, जिसका मैं चेयरमैन हूं। वो है साधना टनल। करनाल की आवाम के लिए साधना टनल एक बहुत ही अहमियत रखता है। ये नहीं कि करनाल के लिए है, बल्कि वो हर कश्मीर के रहने वाले के लिए, J&K के को छोड़ करके पूरे हिंदुस्तान की आर्मी जो यहाँ पर आती है, ये उनके लिए भी है। ये टनल ना होने की वजह से करनाल के लोगों को बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ती है। सर्दियों के बीच में जब रोड बंद हो जाती है तो हमारे कई केस ऐसे हैं जो कि यहाँ से रेफर किए जाते हैं, जो कि श्रीनगर अस्पतालों के लिए। तो रास्ता बंद होने की वजह से बहुत सारे लोग जो है वो परेशान हो जाते हैं। कई डिलीवरी केस जो होते हैं वो रास्ते में ही जो है उनकी मौत भी हो जाती है। आज तक हमारे जो करनाल के अंदर जितने भी लोग हैं, इनकी कैजुअलिटी 185 पीपल्स जो कि आज तक जिनकी मौत हुई है। इस चीज को लेकर के हमने ये मुद्दा उठाया था आज तक कि करनाल के अंदर एक टनल का होना बहुत जरूरी है। एक्चुअली जो मैम ने डेवलपमेंट को लेके बात करी, डेवलपमेंट अगर इलाके में होती है तो इलाके के जो शहरी हैं उससे उनको क्या बेनिफिट मिलता है, वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इलाके की डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठेकेदार पार से ला रहे हैं, मजदूर पार से ला रहे हैं, तो उससे यहाँ की पब्लिक को क्या बेनिफिट होगा, वो इम्पॉर्टेंट है। तो ये मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, सरकार से ये अपील करता हूँ कि ज़्यादा प्रेफरेंस जो है वो लोकल्स को मिलनी चाहिए। लोकल ठेकेदार होना चाहिए, लोकल मजदूर होना चाहिए। तो बिल्डिंग्स बना के उनसे हम क्या हासिल कर लेंगे जब तक यहाँ के लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली रोजगार नहीं मिलेगा। और रही बात रोजगार की, जो मेन इशू जो है आज के यूथ में, वो रोजगार का है। बहुत सारे लोग जो हैं मेंटल हेल्थ से गुजर रहे हैं, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं यूथ को रोजगार की वजह से। डेवलपमेंट काम के लिए जो ठेकेदार लोग हैं वो एक रीढ़ की हड्डी है। जितना भी डेवलपमेंट होता है वो ठेकेदारों के थ्रू ही होता है और ठेकेदार ही लोग कर देते हैं। यहाँ पर हम तो सबसे पहले LG इंतज़ामिया के बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि यहाँ पर जितना डेवलपमेंट के लिए जितना भी पैसा हज़ारों करोड़ रुपए यहाँ पर दिए गए हैं, और बहुत अच्छा जब से UT बना है और काफ़ी पैसा यहाँ पर आया डेवलपमेंट काम के लिए। और ये जो भी काम कर रहे हैं ये ठेकेदारी लोग कर इसको कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन कुछ एक हमारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम जब टाइम टू टाइम हर जगह उठाते हैं, तो जिसका कुछ ना कुछ होना है। सबसे पहले ये आप देख रहे हैं कि ये इलाका कटा हुआ है। यहाँ पर ठेकेदार जो हैं उतने फाइनेंशियल नहीं हैं कि वो बड़े काम कर सकें। लेकिन यहाँ पर सरकार ने एक ऑर्डर निकाला है कि जितना भी एक प्रोजेक्ट है उसका एक ही टेंडर होगा। एक ही टेंडर होने की वजह से 5 करोड़ 6 करोड़ का एक DPR बनता है, एक प्रोजेक्ट बनता है कि उसमें वो क्वालिफाई यहाँ के लोग नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से पार से लोग आते हैं, दूसरी जगह से आते हैं,
کئی جگہ سے لوگ آ کر کام کرتے ہیں, یہاں تک کہ وہ وہاں پر اپنی گاڑی, اپنا پورے جتنے بھی ریسورس ہیں وہ اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں. یہاں کے لوگوں کو, نہ یہاں کے گاڑی والے کو, نہ یہاں کے لیبر کو, یہاں کے کریشر والے کو, مزدور کو, کسی کو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوتا ہے. میرے بہت سارے ساتھیوں نے ڈیولپمنٹ پہ بات کی. میں اپنی طرف سے, اپنے جو معززین یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی طرف سے, اور علاقے کے نوجوانوں کی طرف سے آپ کے چینل کے مادھیم سے سرکار سے ایک گزارش ہے میری کہ یہاں جو علاقہ ٹنگڈار ہے اس میں 2 بھاشا بولنے والے لوگ ہیں. ایک پہاڑی بھاشا ہے جو ہماری مادری زبان ہے, اس میں 80% پہاڑی بولی جاتی ہے یہاں پہ, لیکن ان لوگوں کو اپنی مادری زبان بولنے میں جب ہمیں سرٹیک پہاڑی سپیکنگ سرٹیک ملتا ہے مادری زبان کا تو اس پہ انکم مانگی جاتی ہے. اس لیے تمام علاقے کی ناراضگی ہے, نوجوانوں کی ناراضگی ہے کہ اگر اپنی مادری زبان بولنے میں انکم مانگی جائے تو یہ سرکار کی ناانصافی ہے. کیونکہ مادری زبان, سبھی لوگ مادری زبان بولتے ہیں, ان کو پہاڑی سپیکنگ سرٹیک جو ہے وہ مادری زبان پہاڑی بولنے والے کو ملنا چاہیے, نہ کہ اس میں انکم کا کوئی فنکشن نہیں ہے. یہ پہلی سرکار نے یہ جو زیادتی کی ہیں, ایکٹ فرسٹ ڈزنٹ مین تھنک سیکنڈ. سرکاریں سوچتی ہیں, سمجھتی ہیں, پھر کوئی کام کرتی ہیں, لیکن جو پہلی سرکار تھی اس نے نہ سوچا نہ سمجھا, جس کی وجہ سے اس علاقے کی عوام پہ ایک بڑا بوجھ ڈال دیا. ڈیولپمنٹ کی بات جہاں تک کی جائے, علاقہ کرنا میں جب بھی کوئی پروگرام ہوئے ڈیولپمنٹ کا ذکر ہوا, گو کہ یہاں پہ انڈیویجول ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہوئی ہے, لیکن سرکار کی طرف سے جو کام واگزار ہوئے, جو پیسہ واگزار ہوا, وہ کسی ایک اسپیسیفک ریجن کے لیے, اسپیسیفک کاز کے لیے تھا. ہوا ہے اس کے لیے کسی انسٹیٹیوشن کی بلڈنگ بنی یا کسی ایک جگہ کا برج بنا. میں بات کروں تو یہاں پہ ٹنگڈار میں برج کے خلاف نہیں ہوں. میں سب سے پہلے یہ بات بتا دیتا ہوں, ٹنگڈار سے لے کر, کیونکہ پہلے میں آپ کو یہاں پہ ایک ہی بات بتاتا ہوں کہ یہ مین جگہ جو ہے پورے علاقے کو کرنا کہتے ہو, ٹنگڈار جو ہے ہمارا ٹاؤن ہے اور مین فیس ہے. یہاں کی بات آج تک کوئی بھی نہیں کرتا. آپ نے خود بھی دیکھا کہ ہم لوگ, میری عمر اس ٹائم 32 سال کے قریب ہوں, اور میں نے اب جب سے ہوش سنبھالا ہے یہ سڑک کی حالت جو کی توں دیکھی ہوئی ہے. یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ ڈیولپمنٹ کے نام پہ جب بھی کوئی آتا ہے, ڈیولپمنٹ کہاں پہ ہوئی ہے, روڈ کہاں پہ ہوئی ہے, وائڈنگ کہاں پہ ہوئی ہے. اس کے بعد اگر یہاں پہ دیکھا جائے 1 کلومیٹر پہ آپ 8 سے 10 برج بنا دیتے ہو, گویا کہ آپ نے ملین روپیز جو تھی انویسٹ کر دی, لیکن روڈ کنیکٹیویٹی نہیں ہے تو وہاں پہ وہیکل کے لیے برج بنانے کی کیا ضرورت پڑ گئی سرکار کو؟ وہاں پہ تو فٹ برج بھی بن سکتا تھا. میرا مطالبہ سرکار سے یہ ہے کہ وہاں پہ روڈ کنیکٹیویٹی دیں, جہاں پہ یہ برج بنے ہوئے ہیں. کیوں لگایا وہاں پہ پیسہ؟ اب وہاں پہ لوگوں کو روڈ چاہیے, وہ روڈ آپ جبرن دیں, کمپنسیٹ کر کے دیں, وہ دینی ہی دینی ہے. مقصد یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ کا جہاں تک سوال ہے وہ ہو رہی ہے, ایسی بات نہیں ہے, لیکن وہ اس قسم کی ڈیولپمنٹ نہیں ہے جو ہم چاہتے ہیں. لیکن ڈیولپمنٹ کا یہ مسئلہ ہے کہ ہماری روڈ جو مین روڈ ہے, آپ کو میں ساتھ لے کے جاؤں گا, آپ کا کیمرہ اس پہ پڑنا چاہیے اس روڈ پہ, وہ دھول جو ہے وہ آپ کو دکھاؤں گا. پہاڑوں پہ اسکیمیں غلط ہیں کہ پہاڑوں پہ مکڈم کر دیا. جو مین ایریا ہے اس وقت تک اس کو بالکل ایسے ہی چھوڑا ہوا. آپ دیکھیں وہ مین روڈ میں ٹیٹوال کی طرف جب جائیں گے, ٹنگڈار سے لے کے چھم کوٹ تک جو ہمارا ایریا ہے اس میں دیکھ لیں آپ کیا کیا معاملہ ہے, کیا کیا مسئلہ ہے, وہ آپ خود دیکھیں. باقی مودی صاحب کی اسکیمیں سے ہمیں بڑا اتفاق ہے, لیکن یہاں پہنچتے وہ آدھی ختم ہو جاتی ہیں. ہمیں سمجھانے تک وہ ان میں کوئی فائدہ نہیں رہتا ہے. لیکن جو اسکیمیں ان کی ہم تعریف اس لیے کرتے ہیں کہ بہت ساری اسکیمیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں بہت پسند آئی ہیں. جیسے گولڈن کارڈ بہت اچھا ہے. اس کے بعد ہے جیسے مطلب ہمیں بولا کہ آپ بکریاں رکھو, 3 لاکھ گورنمنٹ دے رہی ہے, 3 لاکھ گورنمنٹ دے رہی ہے. اس میں یہ ہے کہ 10 سال کے بعد 1 سال کے اندر آپ کو 2 بکریاں واپس کرنی ہے. باقی آپ کے پاس آپ اپنا کام چلاؤ, کیسے چلاؤ گے, لیکن پورا یہاں پھر کاغذ بناتے وہ سسٹم بھی ختم ہو جاتا ہے. بہت ساری اسکیمیں ہم چاہتے ہیں کہ کنٹینیو وہ اسکیمیں رہیں, لوگوں کو فائدہ ہو. کرنال میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کی ضرورت یہاں پر نہیں ہے. البتہ سب سے بڑی ضرورت یہاں پر ہے بے روزگاری کی. جو بے روزگاری اس وقت عروج پر پہنچ گئی ہے.
दीवारें बन जाएंगी, फुटपाथ बन जाएंगे, सब चीज़ें हो जाएंगी। जहाँ हमारे अच्छे अच्छे मतलब यहाँ जमींदार आदमियों ने कहा कि भाई हमारी बेरोजगारी का जो हल जो है वो कोई भी निकाल नहीं सकता है इस वक्त तक। अरसा 2012 से लेकर आज तक जो बोल रहे हैं ना हमारे सरपंच साहिबान के भाई स्कीमें आई, यहाँ पर ये हुआ। 2012 से मैं सरपंच, पिछली बार भी सरपंच था, आपने क्रॉस क्वेश्चन की ना कि भाई इसका जवाब दे दो। अगर सही मायने में जवाब देंगे, जब यहाँ पर स्टेट की हुकूमत थी, उस वक्त मेरे ख्याल में यहाँ 4 स्कीमें को लॉन्च करती थी, CG 14FC, BRGF और बैक टू विलेज। 4 स्कीमें जब यहाँ पर लॉन्च करते थे हम, और MG नरेगा को छोड़कर मेरे ख्याल में हम 80% काम करवाते थे लोगों के। 80% काम हुए, वो काम जो है आज भी ग्राउंड में मौजूद है और लोगों की खिदमत का हमें भरपूर मौका मिलता था करने का। जिसके बाद में ये हमारा नया प्लान, नई स्कीमें लॉन्च हुई, हमारे सरपंच साहब बोलते कि आज डायरेक्ट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इतनी बात ज़रूर मैं इस हवाले से करूंगा, मैं भी सरपंच कभी रहा हूं, लेकिन पहले जो वो नरेगा आता था तो यहाँ का गरीब कम से कम उसको 6 महीने का ज़रूर मिलता था उसको रोज़गार, लेकिन आज वो उससे भी महरूम है, आज वो भी उसको नहीं मिलता है। तो ये है हमारी डेवलपमेंट। जहाँ तक हमारे हेल्थ सेक्टर का ताल्लुक है, यहाँ 1947 में जो उसका दर्जा था और वो ही है आज तक। नाम का हमने रखा है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, लेकिन उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत यह है कि हमारे पास 4 डॉक्टरों के रहने के लिए भी जगह नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है, MBBS से अलावा कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है कि जो कम से कम एक स्पेशल सर्जन ही हम मानते हैं कि यहाँ पर कोई फिजिशियन ही एक हो कि कम से कम इतना तो समझे। हालांकि चिल्ड्रेन को भी छोड़िए, डायलिसिस को भी छोड़िए, अच्छा यूरोलॉजिस्ट को भी छोड़िए, लेकिन कम से कम हमारे पास अगर एक ही फिजिशियन ही हो तो वो भी। हमारी हालत ये होती है कि हमारी हालत ये होती है कि जब हमारी लेडीज़ कोई जब वो प्रेग्नेंट होती है, तो उस वक़्त ये हालत होती है कि कभी उसको वो नहीं मिलता है, उसको इलाज नहीं मिलता है, तो वो रास्ते में है कभी और ये बड़ी शर्म की बात है कि इस आज के दौर में कि हमारे पास ये हालत है हमारे हॉस्पिटल। जहाँ तक डेवलपमेंट का सवाल है, मैं अपने गांव की एक आपको ये बात बताता हूँ कि 2013 में हमारा एक मिडिल स्कूल अपग्रेड होकर वो 10th क्लास तक बढ़ा, तो 2013 से पैसा उसका सैंक्शन हो गया, तो उसके लिए ज़मीन चाहिए थी, तो 3 कनाल 3.5 कनाल के करीब हमने वहाँ ज़मीन दी हुई है, इस वक्त भी मौजूद है। तो उसका काम कुपवाड़ा के एक रहने वाला ठेकेदार है, उसको मिला। वो जब आया, वो अक्टूबर में आता था तो ज़मीन को देखकर वापस चला जाता है कि ज़मीन इधर ही है। फिर जून में आता था और जून में आकर देखता है ज़मीन सर्दियों में कहीं भागी तो नहीं है, लेकिन आज तक उस हमारे इस स्कूल का कोई डेवलपमेंट का नाम निशान नहीं है। एक रूम में 2-2, 3-3 क्लासें वो बैठती हैं। आप बताइए कि वो बच्चे क्या हासिल करेंगे एक रूम में जो 3-3 क्लासें बैठकर वो क्या सबक हासिल करेंगी। वो आज तक हम SDM साहब के पास भी आए, वो ऊपर से आला अफसर आए, उनके पास भी आए, लेकिन कोई हमारी सुनाई नहीं हो रही। देखिए, बड़ी अच्छी बातें हुई यहाँ डेवलपमेंट पे। डेवलपमेंट कैसे होती है, कहाँ से होती है, या तो आवाम से होगी या सरकार से होगी। डेवलपमेंट 2-3 चीज से होती है। बिजली, रोड, ये चीज फर्स्ट में होना चाहिए गांव में। एजुकेशन डेवलपमेंट में आता है। लेकिन ये चीज देख लीजिए आप लोग, हम लोग एक दूसरे पे इल्जाम तराशी तो करते हैं। हम अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बनाएं, अच्छे अच्छे कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंक्रीट शहर बना देंगे, लेकिन हमारा यूथ ही अगर अच्छा नहीं होगा, हमारी जो आने वाली नस्ल जो है वो बर्बादी की तरफ जा रही है, तो डेवलप करके हम लोग क्या करेंगे।
पहले तो हम लोगों को ये सोचना है कि हमने अपने यूथ को बचाना है, फिर डेवलप करें, क्योंकि यूथ जब आगे बढ़ेगा तो डेवलप ऑटोमेटिक ही होगा। साधना टनल ना होने की वजह से हमारे लोगों के जो बच्चे तालीम याफ्ता बच्चे हैं, जिनको वहां पर जाकर के एग्जाम के लिए जाना पड़ता है या किसी इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता है, बदकिस्मती से रोड बंद होता है और उनका वो जो चांस है वो चला जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां होती हैं। साधना टनल को लेकर के पूरी करना के लोगों की ये परेशानी है। अगर हमारे करना के लिए ये टनल का जो है बंदोबस्त, यानी कि ये टनल ना हुआ तो काफी जो है लोग परेशान हैं। हमारा जो बॉर्डर एरिया है, यहाँ स्पेशल रिक्रूटमेंट्स होती थी आर्मी के द्वारा, पुलिस के द्वारा। उससे क्या होता था, यहाँ के जो नौजवान थे उनको रोजगार मिलता था, तो इसका बहुत ही असर पड़ा है हमारे नौजवानों पे। तो मेन जो फोकस है, इलाका कब डेवलप करता है, जब उसके यूथ उसको रोजगार मिलेगा तभी एक समाज आगे बढ़ता है। बाकी एजुकेशन को लेके बात करें, स्कूल्स तो हैं पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। तो उसके साथ साथ जो हमारा समाज है, समाज में जो एक टेंचर होता है वो एक नोबल प्रोफेशन है टीचर्स। तो वही समाज में अगर हमारे नौजवानों को एक क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी और टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स होंगे हमारे यहाँ पे। देखें, एक ITI ओपन हुआ है, पर मैं डिमांड करता हूँ गवर्नमेंट से कि यहाँ पे एक पॉलिटेक्निक कॉलेज होना चाहिए। अच्छा एटमॉस्फेयर है, पीसफुल एटमॉस्फेयर है, बाहर से लोग आएंगे, पढ़ेंगे, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो मैं आपके वसातत से, ये सरकार से ये अपील करता हूं, और कई दफ़ा पहले भी हम कर चुके हैं कि ये वन प्रोजेक्ट वन टेंडर का जो ऑर्डर है इसको रिपील करके यहाँ पर छोटे टेंडर किए जाएं, जो कि 1 करोड़ से नीचे नीचे होकर लोगों की कॉन्ट्रैक्टर्स की पार्टिसिपेट होनी चाहिए। दूसरी चीज़, यहाँ पर हमने मुख्तलिफ स्कीमों में कुछ काम किए थे, जैसे कि यहाँ BADP मॉडल विलेज में हमने काम किए, उसका 50% लोगों को पेमेंट भी हो गया, काम हो गया। उसके बाद यहाँ पर वेरिफिकेशन टीम भी आई, सब चीज़ होगी, बिलें भी सबमिट की। सब चीज़ होने के बावजूद भी हमारा 50% पैसा रुका हुआ है, जो कि तकरीबन 1 करोड़ के आसपास है, जो कि रुका हुआ अभी तक 5 साल हुए वो रिलीज नहीं हो रहा था। मेरा सवाल आपसे रहेगा, कुछ चीजें जो है सदियों से चली आ रही है, लेकिन अगर देखेंगे जब से हमारे पास लेफ्टिनेंट गवर्नर की हुकूमत वजूद में आई है, तब से आपके नज़र में आप क्या बदलाव देख रहे हैं? और आप जो कि आप चेयरमैन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स भी है, तो इस हवाले से जितने भी डेवलपमेंटल वर्क्स है, जितने भी डेवलपमेंट काम जो भी है, वो आपको तो सारा उनका पता ही होगा। उस हवाले से आपका क्या कहना है? आपके नजरिए में जो पहले हो रहा था और जो पिछले 3 सालों में, क्या फर्क आप देख? पिछले 3 सालों में फर्क है कि एक तो ये जितना भी भ्रष्टाचार, करप्शन, जितना भी भ्रष्टाचार होता है या करप्शन होती थी, ये एक करप्शन फ्री, भ्रष्टाचार मुक्त जिसको कहेंगे, कि वो एक एटमॉस्फेयर या माहौल यहाँ पर बना है। उसके लिए हम LG गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि जितनी भी करप्शन थी पहले होती थी, अगर 100 रुपये आता था तो एम्प्लीमेंट जो होता था 25 रुपये ग्राउंड पर होते थे, बाकी लोगों को कोई ख़त्म हो जाता था। इसके लिए हम इसके कहे कि ये करप्शन जो फ्री हो गया है, ये करप्शन खत्म हो गया है, सबसे बड़ा बदलाव ये देख रहे हैं। दूसरी चीज हम ये देख रहे हैं कि पहले जो था, कोई लोग भी कैसे भी करके काम करवा लेते थे, बगैर कागज के, बगैर उससे जो उसको कोडल फॉर्मेलिटी होती थी उसके बगैर ही काम करवाते थे, और उसके बाद जो पेमेंट होती थी कॉन्ट्रैक्टर्स को, उसके लिए मुश्किल होती थी। अभी सरकार ने एक नया रूल रेगुलेशन निकाला और बहुत अच्छा है कि जब तक कागज कंप्लीट नहीं होगी, जो भी कोडल फॉर्मेलिटीज है, जैसे DPR सेंक्शन है, अप्रूवल है, टेक्निकल सेंक्शन है, वो सब चीज होने के बाद ही टेंडर कॉल किए जाएंगे, उसके बाद टेंडर जाएंगे, ताकि काम कंप्लीट करने के बाद, काम पूरा करने के बाद कोई भी उसमें पेमेंट में कोई भी परेशानी नहीं हो। ये एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। ये इलाका जो है, आपके चैनल के माध्यम से मैं न सरकार से ये गुजारिश करता हूं कि ये जो इलाका है, ये एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पे है। दाएं जानब जाएं तो बॉर्डर, बाएं जाएं 3 किलोमीटर पे तो बॉर्डर है, लेकिन इस इलाके के लोगों के साथ इतनी बड़ी ज्यादती है कि इसमें पढ़े लिखे नौजवानों को, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पे रहने वाले लोगों को ALC सर्टिफिकेट क्यों नहीं इश्यू हो रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से पूछता हूं और विनती करता हूं कि इस पे अजाला किया जाए। मैं आपसे जानना चाहूंगी,
हम अगर पिछले 3 सालों की बात करेंगे, जब से हमारे पास 3 टायर सिस्टम वजूद में आया है, क्योंकि आप एक सरपंच साहब भी है, तो इस हवाले से आपके जरिए से कितना कुछ बदलाव आया है, क्योंकि आप भी अब हमारे अपनी आवाम, अपने लोगों के कुछ मसाइल अगर हल नहीं कर सकते, कम से कम जिस लेवल तक आप उनको ले जा सकते हैं जो एक आम आदमी जो है वो नहीं ले जा सकता है, तो आपके नजरिए से आपकी तरफ से कितना कुछ बदलाव मिला है और आप 3 टायर सिस्टम को किस हद तक कामयाब मानते हैं? ये 3 टायर सिस्टम जो है ये तकरीबन 80% कामयाब है, क्योंकि पहले जो फंड्स आते थे वो जो भी खरपेंच, जो भी पढ़ा लिखा या खरपेंच आदमी होता था वो इस फंड्स को वन साइडेड ले जाता था महकमे की मिली भगत से। लेकिन जब से 3 सिस्टम बना है, मैं भी सरपंच हूँ, लेकिन जितने भी सरपंच साहबान हैं यहाँ के, इस इलाके के, निहायत ही अच्छा काम हो रहा है। सरकार ने जो ये पंचायतें बनाई, हम सरकार के शुक्रगुजार हैं। आज जो पंचायतों से काम हो रहा है वो ऑनलाइन ग्राउंड पे हो रहा है, बिल्कुल ग्राउंड पे ओपन है, कोई चीज छुपी नहीं। आपके जरिए से ऐसी कोई एडवांटेज, ऐसे कोई बेनिफिट्स जो आपके 3 सालों में, आपको भी एज अ सरपंच आपको 3 साल हो गए हैं, तो इन 3 सालों में आपने अपनी आवाम के लिए क्या कुछ किया? जी हमने जितने भी हमारे लोग थे, मतलब हैंडीकैप लोग थे या ओल्ड एज लोग थे, उनको अवेयरनेस आज तक नहीं किया गया था इस प्रोग्राम के लिए। तो जब से पंचायतें बनी, तकरीबन मैंने अपने हलके में 70% लोगों को जो सोशल वेलफेयर की तरफ से 1,000 रुपया वो उस बूढ़े के पास पहुंचा मैं जो बूढ़ा घर से चल नहीं सकता था, उस हैंडीकैप की तरफ पहुंचा मैं जो अपने दरवाजे पे बैठा हुआ था। तो मैंने 70% इंशाअल्लाह, ये वसूख से कहता हूँ, मैं मेरी बात सुनते होंगे, उनको पता है, सभी लोग जानते हैं, मेरे गांव के लोग भी ये को सुनेंगे, क्वेश्चन भी कर सकते हैं शाम को कि सरपंच साहब आपने, मैंने ये काम किया। जहां तक कोई भी प्रोजेक्ट अगर यहाँ पे हुआ, मैंने जाके लोगों को अवेयरनेस किया, खुद किया। मेरा सवाल आपसे यही रहेगा, अभी जो हमारे सरपंच साहब जिन्होंने अपने काम को जस्टिफाई किया, अपने फंड्स जो इनके पास आते हैं उनको जस्टिफाई किया, इनके अकॉर्डिंग काफी डेवलपमेंट काम हो रहा है इनकी तरफ से, इस बात से आप कितना मुत्तफिक है? देखिए मैडम, आप ये कह रहे 3 टायर सिस्टम, जब आपने कहा 3 टायर सिस्टम, मैं मानता हूँ 3 टायर सिस्टम हुआ है, यहाँ पे लागू हुआ, 370 आप चला गया है, उसका रोना हम नहीं रो रहे। हम ये कहते हैं कि डेवलपमेंट, जैसे सरपंच साहब कहते हैं डेवलपमेंट किसको कहते हैं आप? नाली बनाने को डेवलपमेंट नहीं कहते हैं। बंडें बनती हैं, बंडें टूट भी जाती हैं, एक बंड 4-4, 5-5 बारी भी बन चुके हैं। लेकिन एक चीज मैं बताऊं आपको, मेन चीज होती है, सबसे बड़ी डेवलपमेंट है इकोनॉमिकली, आप हमको दे क्या रहे हैं, बीज में पैसा दे रहे हैं आप, पेपर्स में तो बहुत पैसा आ रहा है, अभी कोई कह रहे थे पैसा तो बहुत आ रहा है, लेकिन ऑन ग्राउंड क्या पैसा है वो आपके सामने है। हमारी लाइबिलिटीज इतनी पड़ी है, कुछ कहने की बात, लाइबिलिटीज की भी बात हम नहीं करेंगे। डेवलपमेंट क्या होती है, सबसे बड़ी बात यह हमारी अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है। जिस गांव का मैं हूं, टीटवाल का, 40 लड़का MA BEd है, 40 लड़का MA BEd होने के बावजूद वहां पे नौकरी नहीं है, लोग लड़के नशा करना शुरू कर दिया। चाहूंगी जी, पैसा आ रहा है लेकिन डेवलपमेंट मैडम वो पैसा नहीं हो रहा है, जब आ रहा है गया कहाँ? इसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? मैडम हम तो सरकार को ही जिम्मेदार ठहराएंगे, हम किसको बोलेंगे? सरपंच साहब के पास जितना आएगा, सरपंच साहब के पास अगर 2 लाख रुपए आएगा, सरपंच साहब 2 लाख की ड्रेन ही बनाएगा। जो सरकार की तरफ से आपको पैसा आ रहा है डेवलपमेंट के लिए, जी मैडम, वो उस डेवलपमेंट काम के लिए यूज नहीं हो रहा है। नहीं मैडम, जितना हमारा, आप कहते हैं स्केल की बात करें, आप 2 लाख अगर आप देंगे, 2 लाख में आपकी बिल्डिंग तो बनेगी नहीं, 2 लाख में आपका कोई प्रोजेक्ट तो बनेगा नहीं। अगर 2 लाख में अगर आप, सीधी सी बात है, सरपंच साहब को 2 लाख रुपया दे दिया, 2 लाख में ये 1 लाख रुपया एक को फुटपाथ बनाने के लिए दिया, दूसरे को दीवार बनाने के लिए, खत्म, वहीं पे बात होगी। जो मतलब हम चाहते हैं वो हो। बाकी डेवलपमेंट का बात है, हम आपको सरपंच होते हुए हम अपने गांव में आपको दिखाएंगे, एक मॉडल विलेज बना दिया हमने। अपने पैसे जो भी मिलते हैं सरकार से, अच्छे पैसे मिलते हैं, लेकिन वो उनको स्कीम के तहत क्या करना है कि वो हम किस स्कीम पे लगाएं, रास्ते में लगाएं,
रोड में लगाएं या नाली बनाने में लगाएं, हमने लगाए हैं। जहां काम नहीं हुआ उनको शिकायत होगी, लेकिन हमारी शिकायत इस किस्म की ऐसी नहीं है। हम चाहते हैं कि अगर कम पैसा उसमें ज्यादा पैसा दें। हम नहीं चाहते कि भाई वो स्कीम गलत है, नहीं, स्कीमें अच्छी हैं। जो सरपंच बनाए इन्होंने बहुत फायदा हुआ, उसके बाद लोगों को हम क्लियर बोलते हैं कि उसके बाद पता चला कि पैसा आ रहा है कि लोग कहाँ खर्च कर रहे हैं। उससे पहले कोई पता नहीं होता था कि भाई क्या, उससे पहले कोई पता नहीं था कि भाई पंचायत किसको बोलते हैं, स्कीमें किसको बोलते हैं, लेकिन आज बहुत फायदा है। नाज़रीन, इसी के साथ रूबरू का आज का शुमारा यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है। हमारे प्रोग्राम को लेकर अगर आपके कोई भी सवालात हो या कोई भी राय आ रहा हो तो आप भी हमें हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भेज सकते हैं, जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं। तो दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। शब बखैर। Zalan kotvan vesiye yaraswan talailati yaraswan yar